आखिरकार गलवान जैसी लड़ाई के बाद फिलीपींस ने क्या फैसला लिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ में पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने रविवार को कहा कि उनका देश किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना द्वारा फिलीपींस की नौसेना के जवानों को घायल करने और एक झड़प में कम से कम 2 सैन्य नौकाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा, राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अपने शीर्ष अधिकारियों और रक्षा प्रमुख के साथ द्वीपीय प्रांत पलावन के लिए उड़ान भरी। वो वहां उन नौसैनिक कर्मियों से मिलने उन्हें पदक प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं जो चीनी तटरक्षक के हमले का निशाना बने थे। सेना द्वारा सार्वजनिक किए गए टकराव के वीडियो और तस्वीरों में चीनी तटरक्षक के कर्मी फिलीपीन के नौसेना की एक नाव पर प्रहार करते, सायरन बजाते और स्ट्रोब लाइट का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। वहीं चीन की सरकार ने कहा कि जब फिलीपीन के सैनिकों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया तब उसे कार्रवाई करनी पड़ी। इस हिंसक टकराव ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अन्य पश्चिमी और एशियाई देशों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं चीन और फिलीपींस ने इस उकसावे के लिए एक दूसरे को दोषी करार दिया है। इसके पहले बुधवार को फिलीपींस की सैन्य प्रमुख ने मांग की थी कि चीन विवादित तटवर्ती क्षेत्रों में चीनी तटरक्षक द्वारा जब्त किए गए हथियार और उपकरण लौटाए तथा हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे। उन्होंने इस हमले की तुलना दक्षिण चीन सागर में समुद्री लूट की घटना से की। फिलीपीन के अधिकारियों के अनुसार सोमवार को 8 से अधिक मोटर बोट पर सवार चीनी तटरक्षक कर्मियों ने फिलीपीन की नौसेना की 2 नौकाओं को बार-बार टक्कर मारी और उन पर चढ़ गए। चीनी तटरक्षक कर्मियों ने फिलीपींस नौसेना कर्मियों को द्वितीय थॉमस सॉल में क्षेत्रीय चौकी पर खाद्य और आग्नेयास्त्र सहित अन्य आपूर्ति स्थानांतरित करने से रोक दिया। इस चौकी पर भी चीन अपना दावा करता है। फिलीपींस की सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि टकराव के बाद चीनी कर्मियों ने नौकाओं को जब्त कर लिया, उन्हें हथियारों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उन्होंने नौवहन उपकरणों 8 M4 राइफलें भी जब्त कर ली और नौसेना के कई कर्मियों को घायल भी कर दिया। वहीं अमेरिका ने इस बात को कहा है कि साउथ चाइना सी में अब चीजें खराब होती जा रही हैं, अब हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। खैर, स्क्रीन पर एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये वो बेस है जिस बेस में ब्रह्मोस मिसाइल को भी फिलीपींस तैनात कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर जंग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलीपींस भी जंग से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कहाँ जंग को संभालते फिरेगा अमेरिका। अगर इस क्षेत्र में भी हो जाते हैं तो फिर अमेरिका कई हिस्सों में अपनी ताकत को बांटना शुरू कर देगा। पर साउथ चाइना सी में धीरे धीरे आक्रामक हो रहा है चाइना, इसमें कोई दो राय नहीं देखने को मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ साउथ चाइना सी में ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें एससीओ समिट की। इस एससीओ समिट में आखिरकार पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने 3 से 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना नहीं जाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने ये कंफर्म किया था कि एससीओ सिक्योरिटी समिट के लिए कजाकिस्तान जाएंगे। इसके कारण उनकी एडवांस सिक्योरिटी टीम ने अस्ताना जाकर वहां सुरक्षा का जायजा भी लिया था। दरअसल एससीओ मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया संगठन है। पाकिस्तान, चीन, रूस भी इसके मेंबर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ इस समिट में पहुंचेंगे। ऐसे में मोदी के शामिल नहीं होने से भारत पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। हालांकि शुक्रवार को जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एससीओ में मोदी की उपस्थिति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जायसवाल
डोभाल ने सिर्फ इतना कहा कि इसे लेकर कुछ फाइनल नहीं किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने एससीओ में शामिल नहीं होने का फैसला आगामी संसद सत्र के कारण लिया है। 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा माना जा रहा है प्रधानमंत्री 2 से 4 जुलाई के बीच लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करेंगे और बहस का जवाब देंगे। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने भारत और रूस के बीच बातचीत को काफी मुश्किल बना दिया है। पीएम मोदी 2 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिल पाए हैं। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ समिट में हुई थी। तब भी ज्यादा चर्चा जंग पर मोदी के दिए गए बयान पर ही रही। मोदी ने पुतिन से कहा था ये युग युद्ध का नहीं है। तब से भारत और रूस ने सालाना मोदी पुतिन शिखर सम्मेलन भी नहीं किया है। पुतिन चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी भारत के दौरे पर नहीं आए हैं। अब 2 साल बाद एससीओ में मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात का मौका था। विदेश मामलों के जानकार पत्रकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक मोदी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद G7 समिट के लिए इटली के दौरे पर गए, जबकि भारत इस संगठन का हिस्सा भी नहीं था। एससीओ में मेंबर होने के बावजूद समिट में नहीं जाने पर भारत मध्य एशिया जैसे अहम इलाके में अलग थलग पड़ सकता है, जिस पर चीन नजर जमाए हुए है। 2023 में एससीओ समिट भारत में होना तय था। तब भी सरकार ने शेड्यूल का हवाला लेकर इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पुतिन, जिनपिंग और नवाज शरीफ के समिट में न आने की अटकलों के कारण भारत को यह समिट ऑनलाइन रखना पड़ा था। बड़े लीडर्स की गैर मौजूदगी में समिट को नाकाम घोषित कर सकता था, इसलिए ये ऑनलाइन ही रखा गया। वैसे एससीओ में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस और चाइना भी हैं। लेकिन सेंट्रल एशिया के ये देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के आबादी का 40% इनके बीच में रहता है और ये ज्यादा जरूरी है कि भारत इससे संबंधों को मजबूत करे। रूस के साथ खास तौर पर और पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम लगाने के लिए इस संगठन में भारत का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान और चाइना एससीओ में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और इस दबदबे की वजह से रूस भी कई बार असहज स्थिति में आ जाता है और ऐसे में बैलेंस करने के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई है। 2017-18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019-20 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी निवेश किया है। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है। इसलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में बेहद अहम है। वैसे भारत के अंदर की राजनीति भी इस वक्त बहुत जरूरी हो गई है। संसद में जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव होना है और अभिभाषण होना है, खास तौर पर स्पीकर का चुनाव, ये बहुत बड़ी चीज है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।